मैं हूं सरोश आलम और आप देख रहे हैं मेरे लोग। आज हमारी मेहमान एक ऐसी खातून हैं जिन्होंने 11 साल पहले अपने करियर का आगाज़ एज अ न्यूज़ रिपोर्टर किया और आज वो एक इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी से मुंसलिक है। पानी की फराहमी के लिए डमलोटी को आबाद किया, जहां 11 कुएं तामीर किए गए। अब उनमें से सिर्फ ये में 11 साल हो गए मुझे जर्नलिज्म में। 2010 से मैं जर्नलिज्म में हूँ और कुछ मौके ऐसे आए कि जब मैंने सोचा कि अब बस कर देनी चाहिए और मुझे कल से कुछ और करना चाहिए। रिपोर्टिंग मुझे लगता है कि नशा है और जब आप दूसरे दिन सुबह उठते हैं तो आप सोच के उठते हैं कि नहीं, आज मैं कुछ ऐसा करूँगा कि फिर देखते हैं कि क्या होगा। काफ़ी ऐसे चैलेंजेस, काफ़ी ऐसे वाक़यात ज़िंदगी में हुए हैं कि जिसके बाद मैंने ये सोचा कि मुझे शायद ये फ़ील्ड छोड़ देनी चाहिए। कुछ घर वालों की तरफ से भी प्रेशर थे, सोशल प्रेशर्स भी थे, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपने काम को बहुत इन्जॉय करती हूँ। मुझे आज भी कहा जाता है कि ये फ़ील्ड स्लिंग हो रही है, मुझे कुछ और करना चाहिए, तो मैं एक बात बहुत आराम से कहती हूँ। मैं कहती हूँ कि मुझे इस काम के अलावा कुछ और काम आता नहीं और इस काम के अलावा अगर मैं ये नहीं करूँगी तो मैं शायद जी नहीं पाऊँगी। अच्छा सिद्रा, आप यूनिवर्सिटी की गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो क्या आपको अपने करियर की शुरुआत में इससे कोई फ़ायदा हुआ? दीगर उम्मीदवारों पे आपको इससे कोई एडवांटेज मिला हो? नहीं, इसका फ़ायदा तो नहीं मिल सका। उसकी वजह ये कि मैं पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स थी और बीए ऑनर्स में मेरा गोल्ड मेडल था और मैं गई थी जर्नलिज़म में, तो एक तो डिफरेंट फील्ड थी और मैगज़ीन से स्टार्ट किया था। लेकिन उसके बाद 2 साल के बाद जब मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल से वाबस्ता हुई तो वहाँ पर काफ़ी अर्सा काम करने का भी इस पे कोई असर नहीं था कि जी मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और ये वो। वहाँ पर जितने और लोग थे, वहाँ और भी लड़कियाँ ऐसी थीं जो गोल्ड मेडलिस्ट थीं, लेकिन कोई ऐसा इस चीज़ का फ़ायदा नहीं था। और वो क्यों नहीं था, वो उसके बहुत से रीज़न्स थे। लेकिन ये कहना कि अगर आपके एकेडमिक एरियाज़ में अगर आपने बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल की है तो उसका फ़ायदा आपको प्रोफेशनल फील्ड में हो, तो ऐसा नहीं होता। जियो जैसे नामवर इदारे से आपने आगाज़ किया, सीखने को कितना मिला और सूदमंद कितना रहा? बहुत ज़्यादा। उसकी वजह ये कि मैं समझती हूँ आज जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ उसमें बेस लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब मैं जियो से मुंसलिक हुई, ये 2013 की बात है, उस वक्त पाकिस्तान में जर्नल इलेक्शंस थे और मैं एज ए रिसर्चर वहाँ पर गई थी और जर्नल इलेक्शंस को कवर करना था। तो जब वो इलेक्शंस ख़त्म हुए तो उसके बाद अब तय ये करना था कि अब मुझे कहाँ जाना है और मैं रिपोर्टिंग करना चाहती थी। तो उस वक्त जब रिपोर्टिंग के लिए जाना था तो अंसार नकवी साहब ने मेरा इंटरव्यू लिया था और उन्होंने मुझे ये कहा कि ये बहुत टफ़ जॉब है, इसमें टाइम जो है वो 9 to 5 नौकरी नहीं है, तुम लड़की हो, देखना पड़ेगा, बड़ा तुम्हें हिम्मत चाहिए। तो मैंने उन्हें बताया कि मैंने अपनी तालीमी कैरियर में भी कितना ज़्यादा मुश्किलात उठाई हैं, तो उन्होंने कहा फिर तुम कर लोगी। तो फिर वहाँ से जब शुरू हुआ तो सीखने को बहुत मिला, क्योंकि ये दायरा ऐसा है कि आप जब इससे जुड़ जाते हैं तो आपको हर वो चीज़ समझाई जाती है, हर वो चीज़ सिखाई जाती है जो एक बिगिनर के लिए ना सिर्फ ज़रूरी है बल्कि जब वो आगे जाता है तो उसके लिए फ़ायदेमंद भी है। यही वजह है कि जब मैं उसके बाद दूसरे चैनल से एसोसिएट हुई तो मुझे वहाँ जाकर उन्हीं चीज़ों को लेकर आगे जाना पड़ा, बल्कि वहाँ पर रहने वाले लोगों ने भी मुझसे काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। और ये वजह जियो की वजह ही थी कि मुझे ऑर्गेनाइजेशन इतनी अच्छी मिली कि मैंने वहाँ से काफ़ी कुछ सीखा। न्यूज़ मीडिया करियर से जुड़ते तो बहुत लोग हैं, लेकिन क़याम बहुत कम लोग कर पाते हैं। इसकी क्या वजह है? मर्द तो मेरे ख़्याल में काफ़ी अरसे तक जुड़े रहते हैं। ख़वातीन की अगर बात करें तो वो एक ख़ास वक्त तक, और उसके बाद एक तो वजह ये कि जी शादी हो जाती है तो उसके बाद वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकती। दूसरा ये कि जो वही वाली बात कि 9 to 5 तो जॉब नहीं है। ईद त्यौहार पर भी आपकी कोई छुट्टी नहीं है, कोई और मौका हो तो छुट्टी नहीं है। सारी दुनिया घर में बैठती है, हम न्यूज़ चैनल की तरफ जा रहे होते हैं, तो वो फैमिली के भी बड़े प्रेशर्स होते हैं। फिर अभी तक पाकिस्तान की सोसाइटी में ख़वातीन का न्यूज़ चैनल्स में काम करना या मीडिया से एसोसिएट होना उस तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है। ये जो प्रेशर है
जब ख़वातीन के ऊपर आता है तो उसकी वजह से भी वो स्विच कर जाती हैं और वो नौकरियां भी छोड़ती हैं, वो किसी और जगह पे शिफ्ट हो जाती हैं। तो मेरे सामने तो ऐसे बहुत सी एग्जांपल्स हैं कि जब मैसिव किस्म की एक कहते हैं ना, जब यूनिवर्सिटी से एक निकलते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स और वो फिर ज्वाइन करते हैं न्यूज़ रूम्स का, और फिर उसके बाद हम देखते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता फ़िल्टर होना शुरू हो जाते हैं और फिर वो लड़कियां कम होना शुरू हो जाती हैं। तो वो हार्डली नंबर्स बहुत कम रह जाते हैं और वो उन नंबर्स में से भी फिर आखिर में बहुत ही कम रह जाती हैं जो फील्ड में काम कर रही होती हैं। डेस्क पे तो फिर भी आपको नज़र आ रही होती है, लेकिन फील्ड में आपको बहुत कम नज़र आती है। वजह सोशल प्रेशर भी है, टफ़ जॉब भी है, चैलेंजेस भी हैं, और सबसे बड़ी बात ये अपॉर्चुनिटीज़ के मामला भी हैं। अच्छा, बुरा मत मानिएगा, लेकिन एक अवामी तासुर है कि रिपोर्टर्स माफिया होते हैं, भत्ताखोर होते हैं। तो क्या इस मामले में कोई सच्चाई है? कोई ऐसा ग्रुप है आप लोगों में? इसका जवाब ख़ासा तवील हो सकता है। उसकी वजह यह है कि जर्नलिज़म के प्रोफेशन में जो कुछ रूल्स हैं, जो डिफ़ाइन हैं, जो एथिकल जर्नलिज़म है, उसके अंदर तो ये भी कहा जाता है कि आपको अगर कोई ऐसा तोहफ़ा दे जो आपकी तनख्वाह की मालियत से ज़्यादा हो, एक दिन की तनख्वाह की मालियत से ज़्यादा हो, तो वो भी आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। या आप किसी ऐसी जगह पे जाएं जहां सबको एक जैसी चीज़ें दी जा रही हों, लेकिन आपको ज़रा कुछ ज़्यादा अलग तरह की चीज़ मिली, तो आपको फ़ौरन अलर्ट हो जाना चाहिए कि आपको क्यों दिया गया है। लेकिन यहाँ पर मामला डिफरेंट हैं। जहाँ तक बात है भत्ताखोर या माफिया की, तो इस प्रोफेशन के अंदर जैसे पाकिस्तान में उरूज आया 9/11 के बाद, जब आपने देखा कि ज़रूरत थी कि उनकी आवाज़ पहुंचाई जाए, तो फिर पाकिस्तान में भी एक मुशर्रफ के दौर में चैनल्स का आगाज़ हुआ, तो सभी इस जर्नलिज़म से में आना शुरू हुए। तो एक तो शुरू में हमने देखा कि ठीक है, ट्रेनिंग का भी फुकदान था, कुछ इदारों ने ट्रेनिंग करवाई। वो कितने थे? जियो भी उसमें था और 2-3 चैनल्स थे। उसके बाद जो दूसरे लोग आना शुरू हुए, उन्हें लगा इसमें पैसा बहुत है और इससे हम पैसा कमाएंगे। जर्नलिज़म में पैसा कमाने के लिए नहीं आ पाते, आप लोगों को स्टोरीज सुनाने और लोगों की आवाज़ बनने आते हैं। फिर आप ये कह सकते हैं कि उसके अंदर बहुत से ऐसे लोग आए जिन्होंने अपना बिज़नेस इस्टेब्लिश कर लिए, अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया। मेरे सामने ऐसे बहुत सी एग्जांपल्स हैं जिनको मैंने आज से कुछ साल पहले कहीं देखा था, आज वो कहीं पहुंच गए हैं। तो मुझे मालूम है कि वो कैसे पहुंचे होंगे और दुनिया जानती है वो कैसे पहुंचे होंगे। तो ऑब्वियसली, लेकिन ये तादाद फिर भी बहुत कम है। इनकी वजह से पूरी जर्नलिज़म में जो लोग बैठे हुए हैं या जितने सहाफ़ी हैं, उनको बदनाम कर देना मेरे ख़्याल में सरासर ज़्यादती है। बिल्कुल इसी तरीके से कि 1-2 बड़े अफसरान की वजह से आप पूरे इदारों को नहीं बुरा कह सकते, उनको पॉइंट आउट कीजिए जो ये कर रहे हैं, और मेरे ख़्याल में इदारों को उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि वो आपके इदारे का माइक इस्तेमाल करते हैं, आपके इदारे का कार्ड इस्तेमाल करते हैं, आपके इदारे का नाम इस्तेमाल करते हैं। तो यकीनन फिर लोग जब उसको लिफाफा या माफिया कहते हैं, तो वो इदारे के ऊपर तासुर जाता है कि ये इदारा करवा रहा है। एक ज़माने में किसी मामले की रिपोर्ट टीवी पर चल जाना उसके हल की ज़मानत हुआ करता था। अब तो लगता है कि टीवी रिपोर्टिंग बेअसर हो गई। तो आप क्या समझती हैं, इसकी क्या वजह है? क्योंकि पहले पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम होता था, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जर्नलिज़म होती थी, रिपोर्ट्स बनती थी। आज इदारे के इंटरेस्ट के लिए काम होता है और आकाओं को खुश करने के लिए होता है। आई एम सॉरी कि ये सख्त बात है, लेकिन ऐसा ही है। अब हमें जो जर्नलिज़म नज़र आती है उसमें सहाफ़ी के ऊपर ये प्रेशर है कि मैं जब ये रिपोर्ट चलाऊँगा तो मुतल्लिका इदारे का सरबरा नाराज़ तो नहीं हो जाएगा, या अगर वो कोई हार्ड न्यूज़ में काम भी करता है तो वो इदारा जिसको पता होता है कि ये बड़ी मेहनत कर रहा है, वो कहता है कि मैं तो इसके इदारे के हेड को या ब्यूरो चीफ़ को या डायरेक्टर न्यूज़ को फ़ोन करके कह ही दूँगा मत चलाना। पाकिस्तान में कितने ऐसे इदारे हैं जिनके ख़िलाफ़ आप रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, ख़बर नहीं चला सकते, टिकर्स नहीं चला सकते। तो वो जो पहले हल निकलता था, आवाज़ जाती थी। देखिए, जर्नलिस्ट का काम बिना खौफ के लोगों के मसाइल को हल करना है। दे आर वॉच डॉग्स। इदारे डरते हैं कि अगर हमारी करप्शन या हमारी कोताही पकड़ी जाएगी तो फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे, हमें आगे हम कैसे इलेक्शन में खड़े होंगे। आज बबांगे दहल खड़े होकर हुकूमत, ऑपोजिशन, कहीं के भी लोग खड़े होकर कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर कहते हैं कि जाइए, हम तो आपको जानते हैं, आपको किसने क्या दिया होगा। क्यों? क्योंकि वो ये जानते हैं
कि हमने कैसे ख़बर रुकवानी है, वो कितना इन्फ्लुएंस्ड हैं। क्या यहाँ पर लोगों को दबाव का नहीं किया जाता? एक आम रिपोर्टर को किस तरह से दबाया जाता है ये सब जानते हैं। मैंने यही कहा ना, कुछ रिपोर्टर्स को अलग कर दें, आम रिपोर्टर को अलग कर दें जो ख़बर देना जानता है। तो ख़बर आज भी बनती है, देने की कोशिश ज़रूर की जाती है, लेकिन देखा ये जाता है कि इदारे का सरबराह नाराज़ ना हो जाए, उससे न्यूज़ चैनल को नुकसान ना हो जाए, उससे कहीं इश्तिहार ना रुक जाए, उससे कहीं हम जवाब देना हो जाएं, उससे हुकूमत नाराज़ ना हो जाए, उससे हमारी दोस्त अहबाब नाराज़ ना हो जाएं, तो फिर वो ख़बर लोगों के मसाइल हल नहीं कर सकती। सिद्रा, आप न्यूज़ एंकरिंग भी तो कर सकती हैं, फिर फील्ड रिपोर्टिंग ही क्यों? न्यूज़ एंकरिंग का मैं सच अगर कहूँ तो मैं एक ज़माने में करना चाहती थी, लेकिन मुझे उस वक्त ये कहा गया कि आप न्यूज़ एंकरिंग के लिए फ़िट नहीं हैं। उसके लिए उनको शायद एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो उन्हें लगता हो कि वो बहुत खूबसूरत होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये नहीं देखा जाता कि एक शख्स अगर रिपोर्टिंग कर रहा है तो उसको कितनी नो हाउ है बाहर की, और उस खातून को वहाँ पर बिठाया जाए। मैं ये नहीं कह रही कि जो पाकिस्तान में ख़वातीन न्यूज़ एंकर्स हैं उनमें सलाहियतें नहीं हैं, लेकिन मोस्टली ये देखा जाता है कि वो खुश शक्ल हों, वो बहुत स्मार्ट हों। लेकिन अब तो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि न्यूज़ चैनल्स में रिपोर्टर्स को हायर करने का भी क्राइटेरिया चेंज हो गया है कि जी खूबसूरत लड़की रिपोर्टिंग करे, और जब वो रिपोर्टिंग करने जाए तो खूबसूरत ख़वातीन से ही वॉक्स पॉप्स ले। तो ये क्राइटेरिया शायद उस वक्त नहीं था। फिर मुझे ये लगा कि शायद मेरे लिए ये जॉब जो मैं फ़ील्ड पे काम करती हूँ ये ज़्यादा सीखने की और चैलेंजिंग जॉब है, और मुझे इसमें ज़्यादा मज़ा आता है, ना कि ये कि मैं एक न्यूज़ रूम के अंदर बैठकर ख़बरें पढूं। तो मुझे लगता है कि मैं इसी जगह के लिए हूँ। तो फिर उस ख्वाहिश को मैंने ख़त्म किया और उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग स्टोरीज़ करना शुरू कर दी। आप फील्ड रिपोर्टिंग में लड़की होने का कितना नुकसान उठाती हैं? अगर सोशल मीडिया पे एक खातून सर पे दुपट्टा ओढ़ के तस्वीर लगा दें तो कहा जाता है कि माशाल्लाह सुभान अल्लाह, लेकिन अगर एक खातून खड़े होके माइक लेके खड़ी हों तो समझा जाता है कि ये अवेलेबल हैं। हमारे यहाँ अभी तक जो पाकिस्तान की जो सोसाइटी है वो टेक्नोलॉजी तो अवेल कर रही है, उसे ये तो पता चल गया है कि जो नई चीज़ आएगी उसे कैसे इस्तेमाल करना है, हमने नया फ़ैशन कैसे अडॉप्ट करना है, लेकिन अभी तक वो इस बात के लिए तैयार नहीं है कि ख़वातीन का काम करना कितना ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी हो, नॉट इन जर्नलिज़म। अब अगर बात रिपोर्टर्स की कर ली जाए तो मैं किस समय, वैसे तो सारी ही फील्ड्स जिसमें ख़वातीन काम करें उनके लिए चैलेंजिंग है, क्योंकि उनको 2-3 महाज पे लड़ना पड़ता है। एक तो फैमिली प्रेशर है, बाहर के प्रेशर्स हैं, दूसरा मर्दों का माशरा है। लेकिन जब एक फ़ील्ड रिपोर्टर बाहर निकलती है तो वो सबसे ज़्यादा एक्सपोज है। हैरेसमेंट बहुत आम है, मैं इससे गुज़र चुकी हूँ। कंसेंट लिए बग़ैर कोई भी आपकी तस्वीर खींच लेता है, आप देखते रह जाते हैं और ये काम हो जाता है। आपकी बनाई आपकी कोई भी वीडियो, कोई भी तस्वीर, किसी भी बात, कोई भी ट्वीट और कोई भी पोस्ट ट्रोल हो जाती है। आप घर पहुंचते हैं पता चलता है कि आप तो डिस्कस हो रहे हैं। फिर आपकी कोई सोशल लाइफ तो वैसे ही नहीं होती, लेकिन वो शख्स या वो लड़की जो काम कर रही है वो एक आम लड़की जो बाहर मर्दों के से हैरेस हो रही होती है, फील्ड रिपोर्टर जो लड़की है वो ज़्यादा हो रही होती है। यही वजह है कि अब जो सोशल मीडिया पे जो दौर चल रहा है जिसमें सबसे ज़्यादा ये है कि मैं अगर अपनी बात भी करूं तो शायद मैं इसको इतना देखने की आदी हो चुकी हूं कि मुझे अब ये चीज़ें आम लगती हैं, और ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि हिस्स ख़त्म होती जा रही है, एहसास ख़त्म होता जा रहा है। कोई ये लोगों को समझाने को तैयार नहीं है कि एक मर्द भी अगर रिपोर्टिंग कर रहा है और अगर आप उसे रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो वो काम औरत भी कर रही है तो उसे भी तो रिस्पेक्ट दीजिए, वो भी तो वही काम कर रही है। लेकिन हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि औरत अगर फील्ड पे निकली है बाहर तो उसे इज़्ज़त हम नहीं देंगे, क्योंकि वो शायद शौक़ से निकली है और उसे कोई और जॉब भी कर लेनी चाहिए थी, यही क्यों। अच्छा, पोस्ट कोविड वर्ल्ड के बारे में आपका क्या एनालिसिस है कि क्या सब कुछ बदल जाएगा या लोग अपनी डगर पे वापस आ जाएंगे, या कोई नया वर्ल्ड ऑर्डर आ जाएगा और हमें बता दिया जाएगा कि भाई इस हिसाब से चलना है और लोग वैसे चलने लगेंगे? देखिए, चीज़ें कभी भी पहले की तरह नहीं रहती, वक्त के साथ अपने आप को बदलना पड़ता है। कुछ अर्से पहले तक कोविड से पहले अगर कोई मास्क यूज़ करता था, अगर उसे कराची के फ़िज़ाई आलूदगी से मसला था तो उसको देख के लोग हंसते थे।
आज हर बंदा मास्क पहनता है, आज हम उसको देखते हैं हैरत से जो मास्क नहीं पहनता। तो आने वाले वक्त में चीज़ें चेंज होंगी। नंबर 1, अब आपके पास पूरी दुनिया में सफ़र करने के लिए पासपोर्ट के अलावा ये भी शर्त होना ज़रूरी है कि आप वैक्सीनेटेड हैं या नहीं। अब आपको अपनी जान से ज़्यादा अपने घर वालों की जान की फ़िक्र होनी चाहिए। दूसरा ये कि अब आपको अपनी लाइफ़स्टाइल को भी चेंज करने की ज़रूरत है। तो ये तो बात हो गई कि आप अपने इर्द गिर्द क्या कर रहे हैं। दूसरा सबसे अहम चीज़ क्या है, हम जिस दौर में चल रहे हैं वो ये कि हमने अपनी दिफ़ा के लिए असलहा तो बहुत ख़रीदा है, तो हम अपने दिफ़ा के लिए हेल्थ के मामलात को क्यों नहीं ठीक कर सकते। वो लोग जो अभी तक ये तैयार ही नहीं है समझने को कि कोविड नाम की कोई चीज़ है, तो वो वैक्सीनेटेड भी नहीं होंगे, और जब वो नहीं होंगे तो वो इस वायरस को अडॉप्ट करके दूसरों को पहुंचाएंगे। गाड़ी आपकी ज़ब्त हो जाएगी अगर आप टैक्स नहीं भरेंगे। उस पर स्टिकर लगा होना बहुत ज़रूरी है कि जी आपने इस साल टैक्स भरा है। तो आपके पास ये सनद भी होना ज़रूरी है कि आप वैक्सीनेटेड हैं या नहीं। अब आप मुल्क तो छोड़िए, अब आप एक शहर से दूसरे शहर भी नहीं जा सकेंगे अगर आपके पास कोरोना के मनफी टेस्ट की रिपोर्ट ना हो। अभी तो हुकूमत और पूरी दुनिया चूँकि इस कोविड से लड़ रही है, तो वो फ्री में वैक्सीनेटेड मतलब आपको वैक्सीन दे रही है, क्योंकि इस वक्त सबके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। आने वाले वक्त में तो आपको ख़ुद ही ख़रीदनी पड़ेगी। तो जो चीज़ अभी मिल रही है उसे अवेल तो करें, अपने आप को महफूज तो बनाएं, तो लाइफस्टाइल तो चेंज हो जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ही कह लें या कुछ भी कह लें, अब हमें इसी के साथ चलना और इसी के साथ जीना है। अच्छा, देखा ये जा रहा है कि मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से लोगों का ध्यान हट रहा है, उसका असर कम हो रहा है और सोशल मीडिया की तरफ लोग ज़्यादा आ रहे हैं, और मेन स्ट्रीम मीडिया के कुछ बड़े नाम भी इस इन्फ्लुएंस की वजह से सोशल मीडिया की तरफ आ गए। अच्छा, क्या आपको लगता है कि ये वाकई में कोई सच्चाई है इसमें, या ये बस नज़र का धोखा है और पस मंज़र कुछ और ही मामला चल रहा है? नहीं, वक्त के साथ देखें चेंजेस आ रही हैं। सोशल मीडिया तो पावर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि जब कोई चीज़ आती है तो उसका इतना बेदरेग इस्तेमाल किया जाता है कि जब उसका वक्त पे ज़रूरत हो उसे इस्तेमाल करने की तो उसकी इफ़ादियत ख़त्म हो जाती है। हम वक्त से पहले इतना उसकी अहमियत को ख़त्म कर देते हैं। जहाँ तक बात मेन स्ट्रीम मीडिया की है, तो मेन स्ट्रीम मीडिया से लोगों के रुझान ख़त्म होने की वजह यह है कि वहाँ पर एक ही तरह की खबर चल रही है, पब्लिक इंटरेस्ट की रिपोर्टिंग ख़त्म हो चुकी है, और अगर चल रही है तो रात को 12 बजे के बाद चल रही है, तो फिर कौन देखेगा। अब पॉलिटिक्स है और बस यही है, या तारीफ़ी कलमात हैं या प्रेस रिलीज रिपोर्टिंग है, तो लोग एंटरटेनमेंट की तरफ शिफ्ट हो गए। एक तो ये है। अच्छा, फिर जब क्रैकडाउन्स हुए, चैनल्स बंद हुए, सहाफ़ियों को निकाला गया, तो वो शिफ्ट हुए सोशल मीडिया पे, उन्होंने वहाँ ख़बर देने का सिलसिला शुरू कर दिया। कुछ लोग वहाँ डाइवर्ट हो गए कि चलो सच्ची खबर चाहिए, अच्छी खबर चाहिए, वहाँ से निकाल लेंगे, वो भी है। लेकिन मुझे ये लगता है कि सिटीज़न जर्नलिज़म के आने के बाद मेन स्ट्रीम मीडिया भी काफ़ी तबाह हुआ है, और सिटीज़न जर्नलिज़म आने के बाद मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा फैली है। अब सही और गलत में फ़र्क करना मुश्किल हो गया है। अब अफवाह तेज़ी से फैलती है, ख़बर पीछे रह जाती है। जब तक ख़बर आगे आती है, अफवाह ने काम कर दिया होता है, लोगों के जहन ख़राब कर दिए होते हैं। आप अपने घर में बैठे हुए बड़े बुज़ुर्गों को समझाते रह जाएं कि जो व्हाट्सएप पे आने वाला फॉरवर्ड मैसेज था वो गलत था, वो कहते टीवी पे तो नहीं चल रहा ये, लेकिन जो यहाँ आया वो ठीक है, वो पहले आया है। तो ये चीज़ आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि ख़त्म होगी। वो ऐसे ख़त्म होगी कि जो पाकिस्तान में सरमायाकारी करने वाली बड़े जाइंट्स हैं, जो मुल्क अब आने वाले हैं, वो सबसे पहले तो आपके मीडिया को लगाम डालने की कोशिश करेंगे, चाहे वो सोशल मीडिया ही क्यों ना हो, क्योंकि वो नहीं चाहते कि जो वो काम करेंगे उसकी तशहीर गलत अंदाज में की जाए, क्योंकि इस पर तो कोई फ़िल्टर नहीं है, चाहे वो गलती क्यों ना हो। तो जो हम अभी खुश हो रहे हैं कुछ लोग कि अच्छा है मीडिया को लगाम डाली गई है, वो सोशल मीडिया के लोग जो खुश हो रहे हैं उनको भी किसी तरीके से बंद कर ही दिया जाएगा। अच्छा, क्या आपको लगता है कि कोई रेगुलेटर आएगा जो मिस इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करेगा, या कोई ऐसा रेगुलेटर आएगा जो एक डिक्टेटर की तरह होगा? देखिए, पहले तो मिस इन्फॉर्मेशन को रोका जाएगा ना, एकदम से सब कुछ नहीं बंद किया जाएगा। उसके बाद तो फिर आपके ऊपर कुछ कवानीन बनाए जाएंगे कि अभी आप ये चला सकते हैं। हमने एक लफ्ज़ और एक जुमला बहुत सुना कि मुल्क के बेहतर मुफाद में, कौमी मुफाद की खातिर, उस कौमी मुफाद की खातिर के एक जुमले के अंदर नीचे बहुत, उस अम्ब्रेला के नीचे बहुत कुछ है। जब हम बात करते हैं तो कहते हैं ये भी इसके अंदर है, ये भी इसके अंदर है, ये भी इसके अंदर है, तो फिर हम खुद ही फ़िल्टर करते जाते हैं, और आज ये जो मीडिया चल रहा है ये इसी के अंदर है। तो फिर वो सोशल मीडिया भी ऐसी रेगुलेटरी जो बनेगा वो भी यही होगा कि अब ये जो आप चला रहे हैं ये भी इसके ख़िलाफ़ है, ये भी इसके ख़िलाफ़ है।
तो फिर आप इस तरह से, लेकिन अच्छी चीज़ ये हो जाएगी कम से कम मिस इन्फॉर्मेशन पर तो कंट्रोल होगा। ये मेरा सोचना है, और मेरे साथ जो बहुत से लोग हैं वो ये समझते हैं कि ये आने वाले वक्त में ऐसा होगा। कब होगा इसके बारे में अभी नहीं कह सकते, लेकिन ये वक्त की ज़रूरत बन जाएगा, क्योंकि जो लोग यहाँ सरमायाकारी कर रहे हैं वो किसी तौर पर इस तरह के माहौल को नहीं बर्दाश्त करेंगे जिस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है, कि कोई किसी के साथ कुछ भी कर दे, किसी की भी पगड़ी उछाल दे सोशल मीडिया पे, कुछ भी बात कह दे और बाद में माफ़ी मांग ले। आप कोविड की एग्जांपल्स ले लें, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने ऐसी ख़बरें बिना तहकीक के अपने यूट्यूब चैनल्स के ऊपर लगाई, और उसके ऊपर कितने मिलियंस लोगों ने उसको देखा और उसके बाद शेयर किया, और बाद में वो आके 2 मिनट की वीडियो में आके कहते हैं कि जी वो सॉरी, जो था वो हमसे गलती हुई, लेकिन तब तक वो मामला आगे बढ़ चुका था। तो मिस इन्फॉर्मेशन को मेरे ख़्याल में रोकना सबसे पहले तो ज़रूरी है। मेन स्ट्रीम मीडिया ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि चूँकि चैलेंजेस हैं, तो वो उसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता जो इतने सारे चैनल्स हैं वो कम होते होते बहुत कम रह जाएंगे, फिर उस पर जो भी चल रहा होगा वही आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, आपने पाकिस्तान के सबसे बड़े चैनल से इब्तिदा की, आज एक बैनुल-अक़वामी ख़बर रसा इदारे से आपका ताल्लुक़ है। ख़ानदान वालों का, दोस्त अहबाब का रवैया तो आपसे बदल गया होगा? हाँ, बदल जाता है इन द सेंस कि मैं जब जियो से मुंसलिक थी तो उस वक्त तो पहले ख़ानदान में ये शोर था, क्योंकि मैं अपने ख़ानदान की पहली लड़की थी जो सहाफ़त में आई थी कि जी वो जियो में काम करती हैं, और सबके जहनों में था कि इतना बड़ा इदारा है, पता नहीं कितनी बड़ी तनख्वाह देता होगा, जबकि ऐसा नहीं था। तो उस वक्त भी फिर हम तनख्वाह भी नहीं बताते थे क्योंकि कम थी, बहुत कम थी, और आज भी जब लोगों को बताते हैं तो यकीन नहीं आता। अब उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब हम, उस तक कहा जाता था किसी ऐसे इदारे में चले जाओ जो बहुत बड़ा हो और ये वो, तो हम कहते थे जब आना होगा वक्त आ जाएगा, और बाकी नहीं सोचा था। अब सुनने को ये भी मिलता है कि जो हमसे नहीं मिलते थे, जो हमें नहीं पूछते थे, वो भी हमारा तारुफ बहुत अच्छे से करवाते हैं, तो सुन के खुशी होती है और अच्छा भी लगता है। कुछ जगहों पे बहुत इज़्ज़त मिलती है, और कुछ जगहों से ये भी सुनने को मिलता है कि भाई वो तो खासी मसरूफ़ रहती हैं, वो कहाँ वक्त देंगी, कहाँ बैठेंगी। और लेकिन मैं जब अपनी फैमिली गैदरिंग्स में बैठती हूँ कज़न्स के साथ, तो मुझे वैसे ही उनके साथ पेश आना पड़ता है जैसे मैं 11 साल पहले थी। अच्छा नहीं लगता कि आप उनके साथ अपने जो काम है वो अगर पूछें तो आप उनको ज़रूर बताएं, लेकिन उनके साथ आप ये झाड़ना शुरू कर दें कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, फिर वो वैसे ही आपकी कम्युनिकेशन नहीं रहती। तो आप रिपोर्टर्स और जर्नलिस्ट जो हैं उनके तो वैसे भी फेसेस ज़रा बाहर फील्ड पे कुछ होते हैं, घर में कुछ होते हैं, तो फिर मैं चाहती यही हूँ कि मेरे साथ वो वैसे ही कंफर्टेबल रहें जैसे पहले थे। लेकिन ये हाँ, ख़ानदान की जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, ख़वातीन ख़ास तौर पे, उनका तासुर बिल्कुल डिफरेंट होता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाइस्ता शहजाद और आप देख रहे हैं मेरे लोग। ये वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी राय से आगाह कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिए। थैंक यू सो मच।